हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स को। हमने देखा था कि इंडियन डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स को क्यों दिया गया है, ठीक है। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू को पढ़ा था। मैंने आपको तीन राइट्स बताए थे, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैंने तीनों में आपको डिफरेंस बताया था। एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहता हूं कि मैंने आपको राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक्चुअली हमारा लीगल राइट है। कौन सा राइट है? लीगल राइट, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक ऑफ द ट्रैक टॉपिक पर लेकर जा रहा हूं। आपने लूनर एक्लिप्स के बारे में सुना होगा। क्या होता है देख लीजिए। ये हमारा सन है, ये अर्थ है और ये हमारा मून है, ठीक है। ये क्या है? ये सन है, ये अर्थ है हमारा और ये मून है, ठीक। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, हमारा जो सुंदर सा प्लेनेट है, जब वो आ जाता है तो हमें मून दिखाई नहीं देता है। क्यों? मून हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सन की रोशनी उस पर पड़ती है, इसलिए हमें मून दिखाई देता है। अगर बीच में अर्थ आ जाएगा तो हमें कैसे मून दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लूनर एक्लिप्स, इसे बोलते हैं हम लूनर एक्लिप्स, ठीक है। ये क्या होता है कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो उसकी रोशनी, जो सन की रोशनी होती है, वो मून पर नहीं पड़ती है। इसलिए अर्थ में जो हम लोग बैठे हुए हैं, अर्थ के ऊपर, यहाँ आप लोग कहीं बैठे हुए होंगे तो आपको मून दिखाई नहीं देता है। इसे बोलते हैं हम लूनर एक्लिप्स, ठीक है। ऐसे ही जुडिशरी की भाषा में एक नया कंसेप्ट आया। कंसेप्ट क्या था वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अर्थ है, ये है L1 यानी लॉ 1, ठीक है। और जो मून है ये है हमारा L2। अब क्या है कि जब तक L1 रहेगा, ठीक है, तो L2 काम नहीं करेगा। ये दिखेगा नहीं, इसकी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए। जब तक L1 रहेगा तब तक L2 काम नहीं करेगा। ये क्या है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। ये हमारे संविधान में, ये हमारी जो जुडिशरी है उसने हमें दिया एक नई चीज, इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, कि जब तक L1 रहेगा तब तक L2 काम नहीं करेगा। और जो L1 है वो बिगर लॉ है, बड़ा लॉ है, मोस्ट सैक्रोसेंट है, ठीक है। तो वो बड़ा लॉ है L1। तो जब तक L1 रहेगा तब तक L2 काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि L2 जो है, जो छोटा लॉ है, उसकी भाषा कुछ ऐसी है कि वो इससे टकरा रही है। क्या कर रही है? इससे टकरा रही है, L1 से टकरा रही है। और L1 बड़ा लॉ है। शर्त यह है कि अगर L1 को कोई भी चोट पहुंचाता है, अगर L1 को कोई खतरे में डालता है, तो वो लॉ हटा दिया जाए, ठीक है। ये शर्त है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हटा नहीं रहे हैं, इसे बिल्कुल हम डोरमेंट कर दे रहे हैं कि बेहोश की स्थिति में चला गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसे डोरमेंट कर दिया और L1 अपना मस्त काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है कि जब तक L1 रहेगा L2 को छुपा रहना पड़ेगा, शांति से कहीं पड़े रहना पड़ेगा। ये क्या है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है। ये रही हमारी एक ऑफ द ट्रैक की बात, ठीक है। अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि आर्टिकल नंबर 13(1) क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि जो संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए हैं। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इससे पहले भी हमारी सरकार ने, हमारी जो लेजिस्लेचर थी, हमारी जो पार्लियामेंट थी, उसने और लॉ बनाए थे। तो आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर वो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कहता है हमारा, क्या कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 13(1). हुआ क्या कि एक बार बीकाजी नारायण केस हुआ 1955 में। बीकाजी नारायण केस ये हुआ 1955 में। इसमें जुडिशरी ने कहा कि भैया जो लॉ बनाए गए हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, जो संविधान के लागू होने से पहले लॉ बनाए गए हैं, उनको हम नल एंड वॉइड घोषित नहीं करेंगे। उनको क्या करेंगे? हम उनको डोरमेंट स्थिति में ला देंगे, उनको हम बेहोश कर देंगे कि जब तक पार्ट 3, यानी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो क्या कर दिया जाएगा? इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चला गया, ठीक, खत्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है। बीकाजी नारायण केस में जुडिशरी ने कहा कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो क्या करेंगे? हम उसे खत्म नहीं करेंगे, हम उस लॉ को डोरमेंट स्थिति में कर देंगे कि जब तक फंडामेंटल राइट्स हैं
तब तक वो लॉ डॉर्मेंट स्थिति में रहेगा, यानी कि वो बेहोश की स्थिति में डाल देंगे, उसे खत्म नहीं करेंगे। और जिस दिन फंडामेंट वो जो राइट हो जिससे वो टकरा रहा है, जिस दिन वो राइट खत्म हो जाएगा तो वो जो लॉ है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अपने आप जिंदा हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर क्लियरिटी आज ही ले लीजिए, इतने अच्छे से क्लियरिटी कोई आपको देगा नहीं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये कोई, ठीक है, जब तक ये है, ठीक है ना, और एक तरफ है हमारे पास पार्ट 3 का कोई भी लॉ। ठीक है, पार्ट 3 क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो बीकाजी नारायण केस में बोला गया कि इस लॉ को हम डोरमेंट स्थिति में कर देंगे, कि जब तक ये है तब तक ये काम नहीं करेगा, लेकिन हम इसे खत्म नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जिस लॉ से पार्ट 3 के जिस किसी आर्टिकल से ये लॉ टकरा रहा है, मान लीजिए कल को हमने वो लॉ ही खत्म कर दिया पार्ट 3 का, तो हो सकता फिर ये लॉ जिंदा हो जाएगा, फिर ये लॉ देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए कि कल को हमारी पार्लियामेंट ने इस लॉ की भाषा ही चेंज कर दी, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो खत्म। अब दोनों जो लॉ हैं वो लागू हो जाएंगे, यानी ना पार्ट 3 से यानी फंडामेंटल राइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना यहाँ पर हमें प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। ये क्या था, ये बीकाजी नारायण केस में हुआ था। ठीक है, अब भाई मान लिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था, भाई गलती हो गई, हमारे जो हमारी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे थे उनसे गलती हो गई, उन्हें नहीं पता था कि हम कोई लॉ बना रहे हैं वो कल को पार्ट 3 से भी टकरा सकता है, तो उनसे गलती हो गई। बीकाजी नारायण केस में माफ भी कर दिया। चलिए, दीपचंद केस हुआ, दीपचंद केस 1959 में क्या हुआ, वहां पर जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले लॉ बने हैं उनको खत्म मत करिए, उनको डोरमेंट कर दीजिए, कि उनको खत्म मत करिए, उनको थोड़ा बेहोशी में पड़े रहने दीजिए। ठीक है ना, कि मान लीजिए सबको आगे चल के जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा दोनों के बीच में तो वो लॉ फिर से जीवित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर दिया गया। दीपचंद केस 1959 में बोला गया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो ठीक है, अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं, यानी संविधान के लागू होने के बाद बने हैं, अगर वो लॉ टकरा रहा है, यानी कि यहां पर है पोस्ट पीएस यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर ये टकरा रहा है पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल से, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये लॉ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ बना है, इस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये कहा गया दीपचंद केस 1959 में। ठीक है, उसके बाद एक नया केस होता है जिसे बोलते हैं हम अंबिका मिल केस 1974। अंबिका मिल केस 1974 में कहा गया कि नहीं यार, आप पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ गलत कर रहे हो। जब आप प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इतनी छूट दे रहे हो कि उसे खत्म नहीं कर रहे, वो जीवित रह सकता है, तो फिर आपको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ भी ये करना चाहिए। तो अंबिका मिल केस 1974 में जो इसको सुविधा मिली, यानी जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को सुविधा मिली, वही सुविधा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान के लागू होने के बाद जो कानून बना है उसको भी मिल गई। अब इस लॉ को भी खत्म नहीं किया जाएगा, इनको भी डोरमेंट कर दिया जाएगा। जब भी इन दोनों लॉ का पार्ट 3 के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो ये दोनों लॉ फिर से जीवित हो जाएंगे। अगर नहीं खत्म होगा तब तक डोरमेंट की स्थिति में बने रहेंगे, लेकिन ये जो दोनों लॉ हैं वो खत्म नहीं किए जाएंगे। अभी क्या है, अभी ये डोरमेंट की स्थिति में, यानी कि बेहोशी में पड़े हुए हैं, बस काम नहीं कर रहे हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो काम करने लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारी आर्टिकल नंबर 13(1) को लेकर इतनी बड़ी कहानी थी। इसमें मैंने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को बताया, 3 केस बताए मैंने आपको, बीकाजी नारायण केस, दीपचंद केस और अंबिका मिल केस। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट रहा। अब अगला कंसेप्ट आर्टिकल नंबर 13(2). आर्टिकल नंबर 13(2) क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13(2) कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक लॉ। आर्टिकल नंबर 13(2) ये कहता है कि नॉट मेक लॉ। इस पर ध्यान दीजिएगा, स्टेट शैल नॉट मेक लॉ। आर्टिकल नंबर 13(2) कहता है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3, अगर उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, स्टेट कोई ऐसा लॉ ना बनाए जो हमारे किसी भी पार्ट 3 के किसी भी राइट को छीन रहा हो
या उसको खत्म करा हो, ऐसा कोई भी कानून हमारी हमारी जो पार्लियामेंट है वो नहीं बनाएगी। ये क्या कहता है, ये आर्टिकल नंबर 13(2) कहता है, ठीक है, नहीं बनाएगी, ये कह दिया। अब हुआ क्या कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951, बिल्कुल। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में क्या किया गया कि वहां पर आर्टिकल नंबर 15 था हमारे पास। पार्ट 3 है जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3, उसमें हमारे पास है एक आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 15(1). कौन सा कहता है? आर्टिकल 15(1). फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, 1951। उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 15(4). आर्टिकल नंबर 15(4) जोड़ा गया। 15(4) कहता था कि स्टेट जो है वो गरीब, कुपोषित, शोषित जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। आर्टिकल नंबर 15(1) तो पहले से दे रखा था, जब हमारा संविधान मिला तब से दे रखा था कि भैया स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया कि एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 15(4), ठीक है। उसमें कह दिया गया कि स्टेट जो है वो कुछ लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो भैया यहां पर तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच। आर्टिकल नंबर 15(1) और 15(4) के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13(2) क्या कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो। तो यहां पर तो हमारी राइट को छीन रहा है ना आर्टिकल नंबर 15(4), क्योंकि 15(1) कह रहा है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, 15(4) कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन बनाएगा, तो डिस्क्रिमिनेट करने वाली बात हो गई, ठीक है। ये कब किया गया? ये हमारी सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज की गई, शेड्यूल 9 लाया गया। शेड्यूल 9 क्या था? शेड्यूल 9 ये था कि इसमें शेड्यूल 9 में हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाकर डालेगी तो उस पर जुडिशरी अपना रिव्यू नहीं कर पाएगी। ये नई चीज ला दी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। तो क्या हुआ कि एक केस हुआ हमारा, शंकरी प्रसाद केस। उसको मतलब ये जो किया, हमारी जो गवर्नमेंट ने काम किया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, आर्टिकल 15(4) लेकर आए, शेड्यूल 9 लेकर आए, ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ लाए थे, ठीक है। लेकिन हमारी काम की चीज़ यही है, 15(4) लाए, शेड्यूल 9 लाए। इसको चैलेंज किया गया जुडिशरी में, शंकरी प्रसाद केस हुआ, ठीक है। उसमें कहा गया कि देखिए सर, जुडिशरी से कहा गया कि देखिए सर, ये एक तरफ को हमारे संविधान में लिखा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और जिन्होंने आर्टिकल नंबर 15(4) लाकर क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया कि ये लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन देंगे, ठीक है, ये कर दिया गया। तो शंकरी प्रसाद केस में जुडिशरी ने कहा कि देखिए भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। संविधान में एक आर्टिकल नंबर 368 के तहत हमारी जो पार्लियामेंट है उसे पावर मिली हुई है। जुडिशरी ने बोला कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसे पावर मिली हुई है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर जुडिशरी बोल रही है कि आर्टिकल नंबर 13(2) कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक लॉ, ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। और जो ऐसा जुडिशरी बोल रही है कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 13(2) है वो कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। और यहां पर जो 15(4) है वो लॉ थोड़ा ही है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है। ये किसने कहा? ये जुडिशरी ने किया। बड़ा गजब तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि 15(4) तो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, कोई कानून थोड़ी ना बनाया है। और जो आपका 13(2) कहता है वो कानून के लिए कहता है कि स्टेट कोई कानून नहीं बनाएगा, ऐसा पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। मतलब गजब का खिलवाड़ करा शब्दों के साथ, आप देखिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि और जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसे संविधान को चेंज करने की, अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो आर्टिकल नंबर 368 देता है। तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते। शंकरी प्रसाद केस में ऐसा हो गया। शंकरी प्रसाद केस 1951 था। इसके बाद होता है गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस में जुडिशरी कहती है कि भैया आर्टिकल नंबर 368 जो है ना, वो संविधान को बदलने की पावर यानी अमेंड करने की पावर थोड़ी ना देता है पार्लियामेंट को, वो तो प्रोसीजर है। यानी आर्टिकल, उन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 368 में तो प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, पावर थोड़ी ना दे रहा है पार्लियामेंट को। अभी क्या बात हुई, मतलब मैं आप में से किसी को एक अच्छे से खाने के साथ थाली सजा कर दे दूं और आप कर कहूं ये लीजिए, अब आप खाना शुरू कर दो तभी कहूं कि अरे खा क्यों रहे हो, खाने के लिए थोड़ी ना दिए,
तो मतलब अगर मैंने आपको थाली दी है तो आपको यही लगेगा खाने के लिए दिया है, तो आर्टिकल नंबर 368 अगर दिया है तो चेंज करने के लिए तो दिया होगा। तो गोलकनाथ केस में क्या करती है जुडिशरी, जुडिशरी कहती है कि आर्टिकल नंबर 368 की लैंग्वेज है कि स्टेट जो मतलब उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट को गुस्सा आ जाता है। अब देख रहे हो यहाँ पर टग ऑफ वॉर चल रहा है कि मतलब कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। फिर होता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। उसमें पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 368 में चेंज कर देता है। आर्टिकल नंबर 368 की लैंग्वेज को चेंज कर देता है। उसमें लिखता है कि प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रोसीजर और पावर दोनों हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। यानी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हमारी पार्लियामेंट ने ये गजब का काम कर दिया कि 368 में ही चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आपका मेरा और सबका मोस्ट फेवरेट केस केशवानंद भारती केस 1973 होता है। वहां पर जुडिशरी कहती है कि देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर आर्टिकल नंबर 368 दिया है तो वो चेंज करने के लिए दिया होगा, और अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, ये कहा हमारी जुडिशरी ने। लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात जोड़ दी, केशवानंद भारती जी ने एक नई चीज जोड़ दी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, बट इट डज नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं करना चाहिए, उसको गलती से भी टच ना करना चाहिए हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर हम आपको केस दर केस बताते रहेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हमारी जुडिशरी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। वो क्या है, वो केस के बाद केस, जो नए नए केस आते रहते हैं उसमें वो बताते रहते हैं कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया कि जुडिशरी जो है वो बेसिक, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और हम रिव्यू कर सकते हैं किसी भी जगह में। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने शेड्यूल 9 बनाया। शेड्यूल 9 में क्या हुआ कि जो भी कानून डाला जाएगा उसे जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर होगा। वो यहां पर उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया। लो अब क्या कर लोगे, जुडिशियल रिव्यू उन्होंने अपनी पावर बचा ली। उसके बाद सेक्युलरिज्म है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये क्या है, हमारी जुडिशरी ने टाइम टू टाइम बताया है और मुझे लगता है कि आगे तक बताती रहेगी, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता रहेगा। तो यहां पर लगता है कि हमें हमारी जुडिशरी थोड़ी मोर पावरफुल हो गई, ज्यादा पावरफुल हो गई। ये अब आप जोड़ सकते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी से, मैंने आपको जो बताया था। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट आपको थोड़ी ज्यादा पावरफुल लगेगी। ठीक है, ये आज का टॉपिक था और काफी अच्छा था। मैं नोट्स डालूंगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, और 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मैंने आपको आर्टिकल नंबर 13(1) बताया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बताया, मैंने आपको बीकाजी नारायण केस, दीपचंद केस और अंबिका मिल केस बताया, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 13(2) बताया, मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बताया आपको, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे लड़ाई आना शुरू हुई, गोलकनाथ शंकरी प्रसाद केस बताया, गोलकनाथ केस बताया, और मैंने आपको केशवानंद भारती केस बताया जो आपका, मेरा और हम सबका फेवरेट है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, और एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।